एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनाइटेड क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वॉलेंट टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 140। ठीक है, टाइम आप सभी को पता है, सुबह 7:30 में ये आपका टेस्ट आता है। जिसको भी ऑनलाइन अपना प्रैक्टिस करना है वो आके इस टेस्ट को दे सकते हो सुबह सुबह। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बलराम की पत्नी का नाम क्या था? बलराम, आप जान रहे हो कौन है बलराम? कन्हैया जी के ये भाई थे, बड़े भाई थे बलराम। आपको बताना है बलराम के पत्नी का नाम क्या था। तो बलराम की पत्नी का नाम रेवती था। क्या था? रेवती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभदायक कौन होता है? मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभदायक कौन होता है? कौन होता है? जो लोन देता है या जो लोन लेता है? तो जो लोन लेता है वो सबसे अधिक इसमें लाभदायक होता है उसके लिए। तो क्या हो जाएगा? ऋणी। ठीक है, दो चीजें आपको मिल सकती है, या तो ऋणी मिलेगा या देनदार मिलेगा। इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। देनदार और लेनदार ये दो टर्म है जहां पे अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो याद रखना, देनदार मतलब ये नहीं हुआ जिसने लोन दिया है। देनदार का मतलब ये हुआ जो लोन वापस चुकाने वाला है। ठीक है, उसको हम लोग देनदार बोलते हैं। तो जिसको लोन का रकम लेना है, यानी जो मालिक हुआ, उसको हम लोग लेनदार बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टर्म उल्टा है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ये था उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड कैसा समाचार पत्र था? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक? बताओ। उदंत मार्तंड जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, यह कैसा समाचार पत्र था? तो कैसा था ये? जल्दी से बताओ। दैनिक, साप्ताहिक या मासिक? तो उदंत मार्तंड जो था ये था साप्ताहिक। ठीक है, और सप्ताह में किस दिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, तो ये ट्यूसडे को। कब? ट्यूसडे को ये प्रकाशित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था? यानी ईयर आपको बताना है। उदंत मार्तंड कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1826 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया जाता था? कहां से प्रकाशित किया जाता था उदंत मार्तंड? कहां से किया जाता था? तो ये कोलकाता से किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र कौन प्रकाशित करता था? तो जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे सारा यहां आपका कंफर्म हो गया, सब आपने कर लिया। ठीक है, क्या नाम था? जल्दी बताओ। तो पंडित जुगल किशोर। क्या नाम था? जुगल किशोर, ठीक है, शुक्ला। जुगल किशोर शुक्ला ये थे जो इसको प्रकाशित करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल कौन था? पहला विदेशी नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए गलत सलत मत कर देना एग्जाम में। आपसे पूछा जा रहा है पहला मंगोल, तो कौन था? ये था चंगेज खां। कौन था? चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां ने लगभग 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है? आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है? आगा खां पैलेस, खां नहीं इसको खां बोलते, आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? ये स्थित है पुणे में। ठीक है,
पुणे महाराष्ट्र में आगा खां पैलेस स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? तो नंदी हिल्स कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस वंश के शासकों ने बनवाया था? नंदी हिल्स किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो इसको गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। किस वंश के शासकों ने? गंग वंश के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। कौन है? भवभूति है मालती माधव के लेखक। अगला क्वेश्चन है, बीजक के लेखक कौन है? बीजक, इसके लेखक कौन है? कौन है बीजक के लेखक? बीजक के लेखक हैं कबीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? ये भी मैंने 2-3 बार आपको पढ़ा रखा है। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काबुई जनजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? काबुई जनजाति, काबुई जनजाति कहाँ पाई जाती है भारत में? तो मणिपुर में। ठीक है, आपको मणिपुर में काबुई जनजाति देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसको कहा था? अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसको कहा था? किसको कहा था? राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा के कक्ष तल में कितने डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी से चंद्रमा के कक्ष तल में कितने डिग्री का झुकाव है? जल्दी बताओ, कितने डिग्री का झुकाव है? यह है लगभग 5 डिग्री का झुकाव, लेकिन एग्जैक्ट अगर बोलूं मैं 5.145 डिग्री का झुकाव है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। पृथ्वी से चंद्रमा के कक्ष तल में 5.145 डिग्री का झुकाव है। अगला क्वेश्चन है, स्लेट चट्टान किसका रूपांतरित रूप है? स्लेट चट्टान किसका रूपांतरित रूप है? तो स्लेट जो है यह शैल का रूपांतरित रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं जसवंत सिंह। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जसवंत सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? अब यहाँ पे आपको 2 तरह के आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्या 2 तरह का आंसर मिल सकता है? या तो आपको आंसर मिलेगा 14 डेज या 14.5 डेज, या आपको आंसर मिलेगा 29 डेज। अब ऐसा क्यों? यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिफरेंस रहता तो ठीक चलता है, लेकिन यहाँ तो डबल का डिफरेंस है। ऐसा क्या हो गया? तो देखो, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ है। एक दिन का मतलब क्या? हम यहाँ पे एक दिन का मतलब 2 तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई बोलता है कि एक दिन में ये काम हो जाएगा, इसका मतलब 24 आवर में भी हो सकता है या 12 आवर में भी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर ये क्लियर नहीं किया गया है कि दिन या रात, तो हम लोग एक दिन में जनरल टॉक में दिन और रात दोनों को इंक्लूड करते हैं, या दूसरे सेंस में सिर्फ दिन को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा। अगर एक दिन का मतलब दिन और रात दोनों हुआ, तो इसका 1 डे के बराबर जो है चंद्रमा का एक दिन के बराबर पृथ्वी का
14/2 डेज होता है। ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है। क्लियर, इसको मैं लिख देता हूं ताकि कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लोगे तो याद रहेगा। ये मून का है। और 1 नाइट, ठीक है, मून का ये कितना होता है, ये भी पृथ्वी के 14/2 डेज के बराबर होता है। क्लियर, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 29 दिन हो जाएगा, इसलिए ऐसा आपका होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना वहां पे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा दूसरा मैं बोल रहा था कि अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 29 डेज। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जनरल टॉक में हम लोग कंप्लीट मानते हैं एक दिन का मतलब, यही हमारा सेंस का आता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष किसके दरबार में था। अश्वघोष किसके दरबार में था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। ठीक है, किसके दरबार में था, कनिष्क के दरबार में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस। क्या है, आइबिस है जापान का राष्ट्रीय पशु। अगला क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में किस तत्व की अधिकता होती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फल और सब्जी को सड़ाकर जो आप खाद बनाते हो उसमें अधिकता किस चीज की होती है, उसमें फॉस्फोरस की अधिकता होती है। किसकी अधिकता, फॉस्फोरस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कौन थे परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो ये थे होमी जहांगीर भाभा। कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्रोही कवि किसको कहा जाता है। विद्रोही कवि किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सीडो का संबंध किस क्षेत्र से है। सीडो का संबंध किस क्षेत्र से है। सीडो, SIDO, सीडो का संबंध किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र से, तो लघु उद्योग से। ठीक है, लघु उद्योग से सीडो का संबंध है। अब बहुतों को लग रहा होगा क्या है ये सीडो, तो भाई सीडो का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। सीडो का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, किसी को पता है तो सीडो का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। क्या होता है सीडो का फुल फॉर्म, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है सीडो का फुल फॉर्म। इसीलिए ये आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी लघु उद्योग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है, तो नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुअर के मांस को क्या कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। सुअर के मांस को, जैसे गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, वैसे ही सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, तो सुअर के मांस को पॉर्क कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। कौन था, सामंत सेन।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे? ये तो शायद इधर से 2-3 दिन से आ रहा है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। कौन सा वो अधिवेशन है जिसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे? तो वह है 1887 का अधिवेशन, ठीक है, जो मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब गठित हुआ था? कब गठित नहीं, घटित, ठीक है। काकोरी कांड कब घटित हुआ था? काकोरी कांड कब घटित हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड षड्यंत्र किस संस्था के द्वारा रचा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्यों अच्छा है? क्योंकि आज तक आपने नाम तो पढ़ा है कौन इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं पूछा जा रहा है, किस संस्था के द्वारा रचा गया था ये आपसे पूछा गया है। ये है HRA, मतलब क्या हो गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये संस्था है जो इसमें इन्वॉल्व था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? बहुत सारे मुख्य आरोपी थे, लेकिन 2 नाम हम लोग जानते हैं, वो है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, और एक नाम क्या है राम प्रसाद बिस्मिल के अलावे? अस्फाउल्ला खां, अस्फाउल्ला खां, ठीक है। इसके अलावे और भी लोग थे, ये 2 तो मेन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, 7-8 और थे, ठीक है। 1-2 नाम और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सचिन नाथ सन्याल, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। सचिन नाथ बख्शी, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। ये ऐसा है जो आपको याद रखना है। और राम प्रसाद बिस्मिल और अस्फाउल्ला खां ये बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इनको फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा किनको हुई थी? मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सेम ऐसे अब मैं कर देता हूँ, सेम, ठीक है। जो ऊपर है यही वाला सेम आंसर है, इन दोनों को फांसी की सजा मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फिर आ गया। आपको पता है फांसी हुई थी, किस जेल में हुई थी ये भी आपसे पूछा जाता है, जल्दी बताओ किस जेल में? तो गोरखपुर जेल में, ठीक है, गोरखपुर जेल में, ठीक है। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी, क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के लिए काला पानी का सजा किसे दिया गया था? काकोरी कांड के लिए काला पानी का सजा किसको मिला था? ये मिला था सचिंद्र नाथ सन्याल को, सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल और सचिंद्र नाथ बख्शी, इन दोनों को काला पानी का सजा दिया गया था, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये बस मौत की सजा हुई थी, मौत की सजा के अलावे काला पानी की सजा भी हुई थी, फिर 10 वर्ष का, 7 वर्ष का, 5 वर्ष का, 2 वर्ष का, इस तरह से भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिनको सजा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो भारत का पहला म्यूचुअल फंड UTI है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। UTI भारत का पहला म्यूचुअल फंड है जो 1963 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसके तहत जो पहला स्कीम था वो कौन सा था? वो था US 64। अगर ये आपसे पूछा जाए UTI के तहत पहला स्कीम कौन सा था? US 64, लेकिन पहला म्यूचुअल फंड UTI था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कब हुआ इसका गठन, ये भी पूछा जा सकता है, 1963 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार, अच्छा हाँ, भारतीय आत्मा ये टाइटल है, ठीक है। भारतीय आत्मा किस साहित्यकार को कहा जाता है? भारतीय आत्मा किस साहित्यकार को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त
वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया, जो स्टार्ट किया गया था क्लाइव के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया इज फॉर सेल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ये हैं चित्रा सुब्रमण्यम। ठीक है, चित्रा सुब्रमण्यम ये हैं इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? यह है नीरजा भनोट। ठीक है, नीरजा भनोट ये है प्रथम महिला जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था 1987 में। 1987। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? कौन था? यह था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से किनको जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से किनको जाना जाता है? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। ठीक है, क्या नाम है? एंड्रोट। यह है सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप समूह का। और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? यह है बिट्रा। ठीक है, बिट्रा सबसे छोटा द्वीप है लक्षद्वीप समूह का, और एंड्रोट सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। क्लियर? तो ओके गाइस, आज के सेशन बस इतना ही। आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। आई होप कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और शाम वाले टेस्ट में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।